नमस्कार। साल 2025 की शुरुआत हो चुकी है और जनवरी का महीना अपने आप में आने वाले 11 महीनों की एक झलक दे गया है। इस एक महीने में जो कुछ हुआ उसने पूरे साल के लिए एक टोन सेट कर दिया है। बड़े आर्थिक फैसलों से लेकर गवर्नेंस में नए कदमों तक और यहाँ तक कि अंतरिक्ष में एक नई छलांग तक जनवरी का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। तो चलिए आज हम जनवरी 2025 की उन सभी अहम घटनाओं को एक एक करके समझते हैं जिन्होंने आने वाले साल की नींव रखी है। हम अपनी चर्चा को 5 बड़े हिस्सों में बांटकर देखेंगे। सबसे पहले नजर डालेंगे अर्थव्यवस्था पर, जिसे हमने द इकोनॉमिक ब्लूप्रिंट कहा है। फिर हम बात करेंगे शासन और प्रमुख योजनाओं की। इसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा और कूटनीति पर चर्चा होगी। चौथा हिस्सा विज्ञान, तकनीक और पर्यावरण के लिए है। और आखिर में हम देखेंगे कि जनवरी में कौन से बड़े पुरस्कार और राष्ट्रीय उपलब्धियां हमारे नाम रहीं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात अर्थव्यवस्था की। जनवरी का महीना आर्थिक नजरिए से हमेशा ही खास होता है, क्योंकि इसी दौरान केंद्रीय बजट और आर्थिक सर्वेक्षण सामने आते हैं। और इस बार भी इन दोनों ने देश के लिए एक नया इकोनॉमिक रोडमैप पेश किया है। ये सिर्फ कुछ आंकड़े नहीं हैं, बल्कि ये आने वाले साल के लिए सरकार के इरादे, उसकी प्राथमिकताएं और उसकी सोच का एक पूरा बयान है। इस बजट की जो सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली बात है, वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर, या जिसे हम पूंजीगत व्यय कहते हैं। सरकार ने इसके लिए 11.21 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम आवंटन किया है। ये हमारी जीडीपी का 3.1% है। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है कि ये पैसा सड़कों, बंदरगाहों, रेलवे और दूसरे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर सीधे खर्च होगा। ये एक तरह से भविष्य के लिए निवेश है। ये वो नींव है जिस पर आने वाले सालों का विकास टिकेगा और जो अर्थव्यवस्था को एक मजबूत रफ्तार देगा। अच्छा, एक सवाल उठता है कि सरकार का इतना सारा पैसा आखिर जाता कहाँ है? तो इस चार्ट से यह साफ हो जाता है। सबसे बड़ा हिस्सा यानी 22% टैक्स में राज्यों को उनके हिस्सेदारी के तौर पर जाता है। दूसरा सबसे बड़ा खर्च है पुराने कर्जों पर ब्याज चुकाना, जिसमें 20% पैसा लगता है। और इसके ठीक बाद 16% का एक बड़ा हिस्सा सीधे केंद्रीय योजनाओं पर खर्च होता है। ये वही योजनाएं हैं जो सीधे विकास से जुड़ी हैं। तो ये आंकड़े हमें सरकार की खर्च प्राथमिकताओं की एक साफ तस्वीर देते हैं। अब बात करते हैं उस चीज की जिसका हम सबको इंतजार रहता है, इनकम टैक्स। मध्यम वर्ग के लिए टैक्स में एक अहम बदलाव आया है। जो नई टैक्स व्यवस्था है उसमें स्लैब्स को फिर से बदला गया है। इसका मतलब ये है कि अलग अलग छूटों और कटौतियों को मिलाकर अब 12 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी वाले लोगों पर टैक्स का बोझ काफी कम हो जाएगा। असल में इससे लोगों के हाथ में खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा बचेगा, जिससे बाजार में मांग बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। बजट के साथ साथ आर्थिक सर्वेक्षण भी आया, जो हमारी अर्थव्यवस्था की सेहत का आईना है और ये एक बहुत मजबूत अर्थव्यवस्था की कहानी बताता है। विदेशी निवेश यानी एफडीआई में 17.9% की बढ़ोतरी हुई है, जो दिखाता है कि दुनिया का भारत की अर्थव्यवस्था पर भरोसा कितना बढ़ा है। बीमा बाजार भी 7.7% की दर से बढ़ा है और जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि अब दुनिया की कुल आर्थिक ग्रोथ में 15% की हिस्सेदारी अकेले भारत की है। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि भारत अब एक बड़ी ग्लोबल इकोनॉमिक पावर के तौर पर उभर रहा है। चलिए अब अर्थव्यवस्था से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शासन और उन योजनाओं की जो सीधे सीधे हम नागरिकों के जीवन पर असर डालती हैं। जनवरी का महीना इस लिहाज से भी काफी अहम रहा, जिसमें कई बड़े अपडेट्स और मील के पत्थर देखने को मिले। किसानों के लिए सरकार ने फेट नाम की एक नई और बहुत ही दिलचस्प पहल शुरू की है। इसका पूरा नाम है फंड फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। इसका मकसद है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को टेक्नोलॉजी से और बेहतर बनाना। इसके तहत येस टेक और विंड्स जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल होगा, ताकि किसानों की फसल के जोखिम का ज्यादा सटीक आकलन किया जा सके। इससे उन्हें बीमा का लाभ सही और समय पर मिल पाएगा। इसी फसल बीमा योजना को और असरदार बनाने के लिए 2 बड़े बदलाव भी किए गए हैं। पहला, जो हमारे पूर्वोत्तर के राज्य हैं वहां के किसानों के लिए प्रीमियम सब्सिडी को बढ़ाकर 90% कर दिया गया है। और दूसरा, मौसम की एकदम सटीक हाइपर लोकल जानकारी के लिए मौसम डेटा स्टेशनों की संख्या को 5 गुना बढ़ाया जाएगा। ये जमीनी स्तर पर टेक्नोलॉजी का एक बेहतरीन इस्तेमाल है। इस महीने एक बहुत ही अहम योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ने अपने 10 साल पूरे कर लिए हैं और इसकी सफलता के आंकड़े वाकई में हौसला बढ़ाने वाले हैं। जन्म के समय लिंगानुपात जो पहले 918 था वो अब बढ़कर 930 हो गया है। साथ ही स्कूलों में लड़कियों का नामांकन भी लगातार बढ़ा है।
ये दिखाता है कि सामाजिक स्तर पर इस योजना का कितना गहरा असर हुआ है। अब आते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, राष्ट्रीय सुरक्षा। जनवरी का महीना भारत की सशस्त्र सेनाओं के लिए अपनी क्षमताओं को और बढ़ाने और हमारी सीमाओं को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत करने का महीना साबित हुआ। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 की ताज़ा रैंकिंग आ गई है और इसके मुताबिक भारत की सैन्य ताकत दुनिया में चौथे नंबर पर लगातार बनी हुई है। हमसे आगे सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन हैं। ये रैंकिंग हमारी सैन्य शक्ति की वैश्विक पहचान को और पुख्ता करती है। हमारी भारतीय नौसेना की ताकत में भी बड़ा इजाफा हुआ है। 2 नए और बेहद शक्तिशाली युद्धपोत आईएनएस सूरत और आईएनएस नीलगिरी को मुंबई में कमीशन किया गया। ये दोनों ही जहाज आत्मनिर्भर भारत का एक बड़ा उदाहरण है और ये हमारी समुद्री सीमाओं की रक्षा करने की नौसेना की क्षमता को और भी मजबूत बनाएंगे। और इसी के साथ एक ऐतिहासिक प्रोजेक्ट पूरा हुआ। प्रोजेक्ट P75 के तहत आखिरी स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी आईएनएस वागशीर को भी नौसेना को सौंप दिया गया है। ये भारत की पनडुब्बी बनाने की क्षमता में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है और इससे हमारी अंडर वाटर युद्ध क्षमता में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस बयान ने इस पूरे साल के लिए हमारी रक्षा नीति का एजेंडा बिल्कुल साफ कर दिया है। साल 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया गया है। इसका लक्ष्य है हमारी सेनाओं को आधुनिक बनाना, उन्हें नई टेक्नोलॉजी से लैस करना और भविष्य के किसी भी तरह के युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार करना। चलिए अब रुख करते हैं विज्ञान और तकनीक की दुनिया का। जनवरी के महीने में भारत ने इस क्षेत्र में भी कई बड़ी और शानदार उपलब्धियां हासिल की, चाहे वो अंतरिक्ष हो या फिर पर्यावरण की रक्षा का मोर्चा। इसरो की अगली बड़ी कामयाबी को समझने से पहले जरा एक सवाल पर सोचिए। अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रहे 2 सैटेलाइट्स को आपस में कैसे जोड़ा जा सकता है? ये एक बेहद मुश्किल और जटिल काम है, लेकिन ये भविष्य के स्पेस मिशंस, खासकर एक स्पेस स्टेशन बनाने के लिए सबसे जरूरी कदम है। और भारत ने ये नामुमकिन सा लगने वाला काम कर दिखाया है। इसरो ने अपने ऐतिहासिक स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट यानी स्पैरेक्स में शानदार सफलता हासिल की है। धरती से 475 किलोमीटर की ऊंचाई पर 2 सैटेलाइट्स को सफलतापूर्वक एक दूसरे से जोड़ा गया। इस कामयाबी के साथ भारत ये मुश्किल टेक्निक हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। ये हमारे भविष्य के मिशन जैसे चंद्रयान 4 और हमारे अपने भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए दरवाजे खोलता है। पर्यावरण के मोर्चे पर भी एक बड़ी खबर है। भारत अपने जलवायु लक्ष्यों को सिर्फ पूरा ही नहीं कर रहा, बल्कि उनसे आगे निकल रहा है। संयुक्त राष्ट्र को भेजी गई रिपोर्ट के मुताबिक 2005 से 2020 के बीच हमने अपनी उत्सर्जन तीव्रता में 36% तक की कमी की है, जबकि हमारा लक्ष्य 33 से 35% का था। ये क्लाइमेट एक्शन के प्रति हमारी गंभीरता को दिखाता है और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का एक और शानदार उदाहरण देखने को मिला। बेंगलुरु के एक स्टार्टअप पिक्सल ने भारत का पहला प्राइवेट सैटेलाइट समूह, जिसका नाम फायरफ्लाई है, उसे सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इसकी एडवांस्ड हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग क्षमताएं कृषि से लेकर रक्षा और शहरी नियोजन तक कई क्षेत्रों में बहुत अहम डेटा मुहैया कराएंगी। और आखिर में चलिए बात करते हैं उन सम्मानों और उपलब्धियों की जिन्होंने जनवरी के महीने में भारत की सांस्कृतिक और खेल प्रतिभाओं को सम्मानित किया और देश का मान बढ़ाया। गणतंत्र दिवस परेड की झांकियां हमेशा आकर्षण का केंद्र रहती हैं। इस बार जजों की पसंद वाली कैटेगरी में उत्तर प्रदेश की महाकुंभ 2025 थीम वाली झांकी ने पहला स्थान हासिल किया। वहीं लोगों की पसंद यानी पॉपुलर चॉइस कैटेगरी में गुजरात की स्वर्णिम भारत थीम वाली झांकी सबसे आगे रही। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में भी इस साल देश की बेहतरीन खेल प्रतिभाओं का सम्मान हुआ। दिग्गज क्रिकेटर आर अश्विन और महान फुटबॉलर IM विजयन को पद्मश्री से नवाजा गया। वहीं एथलीट ज्योति याराजी, शूटर मनु भाकर और हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे जैसे कई उभरते और स्थापित सितारों को प्रतिष्ठित अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो जनवरी के इन सभी घटनाक्रमों को एक साथ देखने पर एक बड़ा सवाल मन में उठता है। एक नई आर्थिक दृष्टि, एक मजबूत और मुखर रक्षा नीति और अंतरिक्ष में मिली ऐतिहासिक कामयाबी, इन सब के साथ क्या साल 2025 वो साल होगा जब भारत ग्लोबल स्टेज पर अपनी भूमिका को और भी ज्यादा मजबूती से स्थापित करेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले महीनों में मिलेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।